आज हम स्टडी करेंगे रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस को यदि हम डिफाइन करते हैं तो आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, आरएनए से प्रोटीन का बनना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन प्रोसेस में इनिशिएशन फैक्टर्स की हेल्प से जो मैसेंजर आरएनए है उस पर राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होता है और एयूजी जो इनिशिएशन कोडॉन है उसके लिए एंटी कोडॉन ला करके बाइंडिंग करता है। इलॉन्गेशन में हम देखते हैं कि पेप्टाइड चेन आगे कंटिन्यू बढ़ती जाती है और ए साइट से बी साइट में पेप्टाइड चेन का ट्रांसलोकेशन होता है। टर्मिनेशन में हम देखते हैं कि यदि मैसेंजर आरएनए के स्टॉप कोडॉन अगर ए साइट पे आ जाते हैं राइबोसोम के, उनके लिए ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स नहीं ला पाता है क्योंकि कोई भी अमीनो एसिड स्टॉप कोडॉन को सेंस नहीं करते हैं, तो इसलिए नॉन कोडिंग ट्रांसफर आरएनए आकर के ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है ए साइट को और जो चेन है वो रिलीजिंग फैक्टर की हेल्प से टर्मिनेट हो जाती है। इस प्रकार से 3 स्टेप्स में ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग फैक्टर हैं जो अलग अलग स्टेप्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेगुलेशन है वो इनिशिएशन में होता है। तुरंत अगर ट्रांसलेशन को स्टॉप करना है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देना है, तो शुरुआत में ही इनिशिएशन में इसे कंट्रोल कर लिया जाता है और स्टॉप कर दिया जाता है। एक्टिवेट करना है तब भी इनिशिएशन में ये प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 स्टेप्स में ट्रांसलेशन है वो कंट्रोल होता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन हम पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में पॉलीमॉर्फिज्म मींस साइन डालगार्नो सीक्वेंस। अगर प्रोकैरियोट्स के मैसेंजर आरएनए को हम देखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको अगर देखते हैं तो सबसे पहले होता है एनसीआर रीजन, नॉन कोडिंग रीजन। कुछ जो बेस पेयर होते हैं जो कोड नहीं करते हैं, जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें नॉन कोडिंग रीजन कहा जाता है। नॉन कोडिंग रीजन के बाद हम देखते हैं तो साइन डालगार्नो सीक्वेंस 4 to 9 प्योरेंस का यहाँ पर बेस सीक्वेंस हमको दिख रहा है। तो ये जो बेस सीक्वेंस है साइन डालगार्नो सीक्वेंस, इसका मेन फंक्शन है कि प्राइमरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को एयूजी स्टार्टिंग कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन को आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है ये। तो अब ये साइन डालगार्नो सीक्वेंस रहता है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट होता है अगेन एनसीआर, नॉन कोडिंग रीजन होते हैं कुछ बेस पेयर। नॉन कोडिंग रीजन के बाद एयूजी इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर फिर से कोडिंग रीजन है। इनिशिएशन के बाद डायरेक्ट पूरे कोडिंग रीजन होंगे जो कोड करेंगे, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेंगे। अब उसके बाद लास्ट में कोडिंग रीजन के बाद होता है स्टॉप कोडॉन जो क्या करेगा, ट्रांसलेशन को एंड करेगा, टर्मिनेट कर देगा। अब स्टॉप कोडॉन के बाद अगेन एनसीआर नॉन कोडिंग रीजन होते हैं 3 प्राइम तक, नॉन कोडिंग रीजन 3 प्राइम में लास्ट तक रहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग सेक्शन हमने देख लिया प्रोकैरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए है उसका। अब ये जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस है जिसका मेन फंक्शन था आइडेंटिफाई करने में, इनिशिएशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने में पीआईसी की हेल्प करना, री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की हेल्प करना कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए इनिशिएशन कोडॉन को। तो ये जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है इसमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए, इसके जो स्ट्रक्चर है इसके कन्फर्मेशन में थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए तो ये वो अपना जो काम था एयूजी को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करना, वो नहीं कर पाएगा। सबसे पहले जो होता है राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट आकर के यहीं अटैच होता है साइन डालगार्नो सीक्वेंस में, और साइन डालगार्नो सीक्वेंस के बाद वो साइन डालगार्नो सीक्वेंस एयूजी को प्रोजेक्ट आउट कर देता है कि वो तुरंत एयूजी को आइडेंटिफाई कर ले और वहाँ जा करके उसमें अटैच हो जाए। पर अगर इसमें अगर कुछ चेंज आ जाता है तो जो राइबोसोम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एयूजी को और ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो पॉलीमॉर्फिज्म मींस साइन डालगार्नो सीक्वेंस है। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर का मेन जो फंक्शन, ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो स्मॉल सब यूनिट जो होता है राइबोसोम से उससे बॉन्ड बनाते हैं, बाइंडिंग करते हैं और आफ्टर बाइंडिंग ये इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इनिशिएशन जो फैक्टर हैं उनको, इन प्रोटीन्स को देखते हैं हम, ये
फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसको इनिशिएशन कोडॉन AUG से इसके जो एंटी कोडॉन है UAC उसको बाइंड करने में हेल्प करता है। तो अब इनका जो बॉन्ड बनेगा इनिशिएशन कोडॉन AUG UAC tRNA F मिथ्योनिन के एंटीकोडॉन साइड पे UAC है, इनमें बॉन्डिंग होनी है। इस बॉन्डिंग में हेल्प करता है इनिशिएशन फैक्टर। तो इसको अगर हम देखते हैं इनिशिएशन फैक्टर कैसे हेल्प कर रहा है, तो सबसे पहले जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है वो स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम का 30S। प्रोकैरियोट्स में 50 एंड 30 रहते हैं, तो स्मॉल सब यूनिट 30S जो होता है उससे क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। अब ये जो 30S है IF1 प्लस 30S जब बाइंडिंग हो जाती है तो राइबोसोम का कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है। राइबोसोम के कन्फर्मेशन चेंज होने के लिए वो इजीली, कन्फर्मेशन चेंज होने से क्या होता है, वो इजीली बाइंडिंग कर लेता है IF2 एंड IF3 इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 से। इनिशिएशन फैक्टर 2 का मेन रोल है कि वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र आरएनए F मिथ्योनिन को सही पोजीशन पे अरेंज करेगा, करेक्ट पोजीशन में अरेंज करेगा। जो IF3 है वो प्रूफ रीडिंग में हेल्प कर रहा है कि जो इनिशिएशन कोडॉन है वही ही प्रॉपर पोजीशन पे है। F मिथ्योनिन का ट्रांसफ़र आरएनए F मिथ्योनिन का जो एंटीकोडॉन साइड है उसमें जो UAC है उसके लिए बाइंडिंग AUG ही कर रहा है, AUU या AUC नहीं कर रहा है, AUG करेक्ट AUG इनिशिएशन कोडॉन को प्रूफ रीड कर रहा है IF3। तो इस प्रकार यदि IF1, IF2 एंड IF3 एक्यूरेसी से अगर बिल्कुल सही तरीके से अपना जो फंक्शन है वो कर रहे हैं तभी ही इनिशिएशन प्रॉपरली होगा और सही तरीके से प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन की वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से इनिशिएशन फैक्टर जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं ट्रांसलेशन को। थर्ड पॉइंट है डिमिनिश्ड ट्रांसफ़र आरएनए पूल रिड्यूस ट्रांसलेशन एफिशिएंसी। यहाँ हम देखते हैं जो इलोंगेशन की प्रोसेस होती है आफ्टर इनिशिएशन, जो इलोंगेशन की प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन में वो इरिवर्सिबल होती है। अब इरिवर्सिबल होती है, एक बार स्टार्ट हो गई तो वो रिवर्स नहीं होगी। फिर भी अगर साइटोप्लाज्म में कम है ट्रांसफ़र आरएनए तब उस केस में जो ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी है वो फिर से कम हो जाएगी, उसका रेट कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं बेसिस नियर टू स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। तो ये जो 3 स्टॉप कोडॉन है इनके नज़दीक में कौन सा बेस है वो कंट्रोल करता है कि टर्मिनेशन की एफिशिएंसी कैसी होगी। टर्मिनेशन जल्दी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो जल्दी टर्मिनेट होगी या जल्दी टर्मिनेट नहीं होगी, ये कंट्रोल करता है कि इसके पास कौन सा बेस है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं टर्मिनेशन एफिशिएंसी फॉर UAAU। अगर ये जो UAA है इसके नज़दीक में U है, इस तरह का कंडीशन है अगर, तो जो टर्मिनेशन एफिशिएंसी है वो 80% है, जल्दी ही जो ट्रांसलेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यदि इसी की जगह हम देखते हैं दूसरा जो बेस है UGA, ये UGA इसके किनारे यदि C है तो जो एफिशिएंसी है टर्मिनेशन की वो 7% हो जाएगी। मतलब कंपेयर टू UAAU UGAC की जो टर्मिनेशन एफिशिएंसी है वो कम है। तो कौन सा बेस नज़दीक है स्टॉप कोडॉन के ये भी रेगुलेट करता है कि ट्रांसलेशन जो है वो टर्मिनेट कब हो रहा है, जल्दी हो रहा है या देर से हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट में हमने देख लिया, इन चारों पॉइंट से हमने देख लिया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो कैसे रेगुलेट होती है। पहले हमने देखा साइन डालकार्नो सीक्वेंस से, सेकंड हमने देखा इनिशिएशन फैक्टर से, और थर्ड हमने देखा ट्रांसफ़र आरएनए पूल से, एंड फोर्थ हमने देखा कि बेसिस नियर टू स्टॉप कोडॉन। ये 4 तरीके से रेगुलेट किया जाता है ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कैपिंग। यदि जो मैसेंजर आरएनए है उसके 5 प्राइम एंड पे ग्वानोसाइन रेसिड्यू के साथ कैपिंग हो गई है तभी ही आगे की जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन वो होगी। यदि कैपिंग नहीं हुई है, विदाउट कैपिंग, विदाउट ग्वानोसाइन रेसिड्यू है 5 प्राइम एंड, तब ट्रांसलेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में अगर हम देखते हैं तो जो न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट एक्सॉन होते हैं और कुछ पार्ट होते हैं इंट्रॉन होते हैं।
एक्सॉन पार्ट होते हैं और इंट्रॉन पार्ट होते हैं। इंट्रॉन की पार्ट जो होते हैं वो क्लीव्ड आउट हो जाते हैं, उन्हें काट करके अलग कर दिया जाता है, वो न्यूक्लियस में ही पड़े रहते हैं। न्यूली मैसेंजर आरएनए से जो एक्सॉन पार्ट हैं वो जुड़ करके प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए तैयार करते हैं, और ये प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए हैं ये न्यूक्लियस से बाहर आकर के साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। यदि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग mRNA प्रोसेसिंग है, वो बिल्कुल एक्यूरेसी से नहीं हो रहा है, यदि जो प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए है उसमें इंट्रॉन के पार्ट रह गए हैं, तब ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इंट्रॉन्स। जो इंट्रॉन्स आउट होकर के न्यूक्लियस में पड़े रह जाते हैं, ये जो इंट्रॉन्स होते हैं इनका रिसर्च में भी पाया गया कि इनका भी रोल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए और टिकटिंग मीन्स डिसाइड करने के लिए, परमिट करने के लिए कि कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा। यदि ये आइडेंटिफाई करके परमिट करें, टिकटिंग करेंगे, तभी ही पर्टिकुलर प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगी। तो इस प्रकार से इंट्रॉन्स का भी रोल ट्रांसलेशन में कंट्रोलिंग फैक्टर के रूप में है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं मैसेज डिग्रेडेशन। जितने मैसेंजर आरएनए हैं वो न्यूक्लियस से जो बाहर आ गए हैं, उनमें से कुछ मैसेंजर आरएनए होते हैं वो डिग्रेडेड हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और ये जो कितने मैसेंजर आरएनए नष्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस से बाहर आकर के साइटोप्लाज्म में, इनकी जो रेट है वो भी डिसाइड करती है कि जो ट्रांसलेशन है वो धीमी गति से होगा, आगे जो ट्रांसलेशन होना है उसमें लैग फेज कितना रहेगा, और उसका जो रेट है वो कैसा रहेगा। तो इस प्रकार से मैसेज डिग्रेडेशन जो रेट है वो भी डिसाइड करता है, वो भी कंट्रोलिंग फैक्टर का काम करता है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में। फिफ्थ पॉइंट है रिक्रूटमेंट फैक्टर। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स बन पाता है तब इनिशिएशन प्रोसेस आगे बढ़ पाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि ये जो फैक्टर है, ये विशेष प्रकार के जो प्रोटीन हैं, ये एग में कम होते हैं या फिर वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, तब एग में प्रोटीन सिंथेसिस की जो रेट है वो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फेरस आयन। Fe2+ जो आयन होता है आयरन का, ये स्टोरेज प्रोटीन होते हैं, उनसे बाइंडिंग करता है और फेरिटिन बनाता है। अब ये जो फेरिटिन होते हैं, अगर ये Fe2+ आयन अधिक हैं तो फेरिटिन ज़्यादा बनेंगे, और फेरिटिन के ज़्यादा बनने से मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन रेट बढ़ जाती है। यदि Fe2+ कम है, Fe2+ की अगर मात्रा कम है तो ट्रांसलेशन रिप्रेसर फॉर्म हो जाते हैं, और जो ट्रांसलेशनल रिप्रेसर होते हैं, ये विशेष प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, ये मैसेंजर आरएनए को ब्लॉक कर देते हैं, वो राइबोसोम से बॉन्डिंग नहीं कर पाता है और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से नहीं बन पाता है, और इस प्रकार से ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा Fe2+ आयन का कंट्रोल, Fe2+ आयन है वो रेगुलेट कर रहा है ट्रांसलेशन को, और यहाँ पर हमने देखा रिक्रूटमेंट फैक्टर है वो रेगुलेट कर रहा है ट्रांसलेशन को। सेवन्थ पॉइंट हम देखते हैं अपस्ट्रीम आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंट्रोल ट्रांसलेशन। अब यदि आरएनए हम देखते हैं, आरएनए यदि है, आरएनए में यदि यहाँ पर AUG इनिशिएशन कोडॉन है, तो इसके ठीक पहले अपस्ट्रीम में जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है आरएनए का, यदि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तब इनिशिएशन की जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती, इनिशिएशन में ही स्टॉप हो जाता है ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से अपस्ट्रीम में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो यदि कॉम्प्लेक्स है तो डायरेक्ट रेगुलेट कर रहा है, इनिशिएशन को स्टॉप कर दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, EIF 4E, ये 5'7 मिथाइल ग्वानिलाइट कैप से इंट्रैक्शन करता है, बाइंडिंग करता है। इनके बीच में यदि इंट्रैक्शन होता है तभी ही ट्रांसलेशन एक्टिवेट हो पाएगा, अदरवाइज ट्रांसलेशन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो EIF 4E और 5'7 मिथाइल ग्वानिलाइट कैप के बीच इंट्रैक्शन होना बहुत बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर है ट्रांसलेशन के एक्टिवेट होने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं EIF2 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 कोऑर्डिनेट कर रहा है मैट ट्रांसफर RNA को राइबोसोम के पी साइट से इंटरेक्ट करने में। अगर ये इंटरेक्शन होता है तब जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की इनिशिएशन प्रोसेस वो आगे कंटिन्यू हो पाएगी, अदरवाइज वो स्टॉप हो जाएगी और ट्रांसलेशन आगे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, इसका फॉस्फोरिलेशन। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 इसका फॉस्फोरिलेशन इनिशिएशन को टर्मिनेट कर देता है और इलॉन्गेशन की प्रोसेस में इंड्यूस कर देता है। तो इस प्रकार से ये इनिशिएशन फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं ट्रांसलेशन को। आगे हम इलॉन्गेशन में देखते हैं कि अब ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे रेगुलेट होती है। यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2 जो एक प्रकार का GTP डिपेंडेंट ट्रांसलोकेस है, ये ट्रांसलोकेट करता है न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन को A साइट से P साइट पे। जब ट्रांसलोकेशन हो जाएगा तब A साइट फिर से खाली हो जाती है और यहाँ पर फिर से ट्रांसफर RNA आकर के अटैच होता है। तो ट्रांसलोकेशन के लिए यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2 की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। यदि ट्रांसलोकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया तो आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फॉस्फोरिलेशन ऑफ थ्रियोनिन 56। थ्रियोनिन 56 जब फॉस्फोरिलेस होता है साइटोप्लाज्म में, तब उस कंडीशन में यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2 और राइबोसोम की जो बाइंडिंग है वो इनहिबिट हो जाती है, वो रुक जाती है। जब ये बॉन्डिंग रुक जाती है तो ट्रांसलोकेशन का जो फंक्शन है, इलॉन्गेशन प्रोसेस है, वो स्टॉप हो जाएगा और जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है वो वहीं पर रुक जाएगी। ये कंडीशन स्ट्रेस और एनॉक्सिया के समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और थ्रियोनिन का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है और ट्रांसलेशन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टर्मिनेशन, जो एक लीकी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एक्यूरेसी से अगर नहीं हो रही तब हम उसे लीकी टर्मिनेशन कहेंगे। और यहाँ पर टर्मिनेशन की प्रोसेस में जो मैसेंजर RNA होता है वो राइबोसोम के E साइट, P साइट, A साइट, इसमें जो A साइट है इसमें यदि टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UG ऑक्युपाई कर लेते हैं, तब इनके लिए जो ट्रांसफ़र RNA है वो आकर के यहाँ पर अमीनो एसिड के साथ बाइंडिंग करके यहाँ पर आकर के इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि कोई भी अमीनो एसिड नॉनसेंस कोडॉन को, स्टॉप कोडॉन को कोड नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो नॉन कोडिंग ट्रांसफ़र RNA हैं वो कभी कभी जो रिलीजिंग फैक्टर है, जो टर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को, उनको आकर के कॉम्पीट करता है। और कंपटीशन में ये तब ये कॉम्पीट करता है जब इसमें शुरू के जो 2 बेस हैं वो इसके एंटी कोडॉन साइट वाले हों। जैसे U है तो A हो, यदि A है, U है तो A और A है तो U, पर ये लास्ट वाला जो A है उसके लिए होना चाहिए था U, पर यहाँ पर C है। फिर भी ये आकर के RF से कॉम्पीट करता है और इस पोजीशन पे RF को आकर के टर्मिनेट करने नहीं देता है और इस तरीके से ट्रांसलेशन को रेगुलेट करता है। इस प्रकार से हमने पूरी प्रोसेस देख ली कि किस किस स्टेप पे जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है। थैंक यू।